ओके सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसकी डिटेल मैंने आपको करवाई थी। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल करवा रही हूँ जिससे आपको उसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जो एडजस्टमेंट्स आपको मैंने एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की और प्लांट एंड मशीनरी की फंड फ्लो स्टेटमेंट में करवा रखी है, वो इस क्वेश्चन में मैंने दोनों एडजस्टमेंट्स ली हैं। अलग से एडजस्टमेंट सिर्फ नहीं करा रही हूँ, क्वेश्चन के साथ ही एडजस्टमेंट करवाऊंगी तो आपको सारा रिवाइज भी हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि क्या हमने किया है। ठीक है, सो आई एम टेकिंग दिस इलस्ट्रेशन जिसमें आपको दिया हुआ है you are required to prepare cash flow statement for the year 2016 and 17 from the following balance sheet। आपको रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है, इधर 17 है और इधर 16 है, तो आपने ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में नॉर्मली ऐसा ही किया जाता है ताकि कंफ्यूजन हो जाए। हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, देन करंट लायबिलिटीज हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं आगे assets, fixed assets and current assets, then notes to accounts में fixed assets की description दी हुई है कि total जो gross plant and machinery है वो कितनी है और accumulated depreciation कितना है। 3 adjustment दी हुई हैं, part of machinery costing rupees 50,000, accumulated depreciation being rupees 20,000 was sold for 18,000, tax paid 20,000, interest paid on debentures 50,000। ये आपको statement given है। अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। ये मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहाँ पर आप देखो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्योंकि हमें 2 एडजस्टमेंट गिवन है, एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की और एक प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन के साथ, तो मैंने तीनों के यहाँ पर अकाउंट्स के फॉर्मेट बना के रखे हैं। सो अब हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम पहली आइटम बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं और वो देखेंगे कि कहाँ जाएगी। सो आई विल आस्क फ्रॉम यू एंड यू विल रिस्पॉन्ड टू मी। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल दिया हुआ है जो कि 2016 का था 10 लाख और 17 का हो गया 14 लाख। 4 लाख की शेयर कैपिटल बढ़ी हुई है, तो ये कहाँ पर जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग में हमने लिखना है इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो कितनी है हमारे पास? 4 लाख। इससे पहले मैंने आपको बोला था कल कि हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन का आंसर पहले लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है क्लोजिंग कैश। अगर आप क्वेश्चन में देखें करंट असेट्स में आपको क्लोजिंग कैश दिया हुआ है 90,000, सो आई विल राइट हियर 90,000। उसके बाद मुझे यहाँ ओपनिंग कैश दिया हुआ है 60,000, तो इसका मतलब मेरे पास आंसर में आना चाहिए नेट इंक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स 30,000, तभी मेरा ये 90,000 आएगा। यस और नो? यस मैम। ये मैंने पहले लिख लिया। अब मैंने फर्स्ट एंट्री की कैपिटल की, तो मैंने लिख दिया इशू ऑफ शेयर कैपिटल 4 लाख। सेकेंड मुझे दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5 लाख एंड 4 लाख। 4 लाख के मेरे प्रॉफिट्स थे जो कि 5 लाख हो गए, तो मेरे इंक्रीज इन प्रॉफिट्स कितने हैं? 1 लाख हैं। यस यस मैम। यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हम स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये जो 1 लाख के प्रॉफिट मुझे इंक्रीज इन प्रॉफिट दे रखे हैं, इसमें मुझे टैक्स की एडजस्टमेंट देखनी है और मुझे क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में दिया हुआ है टैक्स पेड 20,000 और करंट लायबिलिटीज में मुझे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस 60,000। तो मैंने आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट के टाइम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाना सिखाया था। हम यहाँ पर लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा 30,000,
ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस। फिर इधर हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, ये हमारा है क्लोजिंग बैलेंस। और जो टैक्स पेड होता है वो हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड, जो हमने कितना पे किया है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000। तो यहाँ पर हमारा निकल जाता है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम बोलते हैं टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी, याद है या नहीं? सिक्सटी प्लस 20 ये कितना हो गया 80। 80 में से 30,000 हमने माइनस किया तो ये आ गया 50,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है? ओपनिंग बैलेंस यहाँ, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ। पे करोगे तो टैक्स टू कैश पे कर दिया आपने 20,000 का, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलती है वो होता है कि हमने प्रोविजन कितना बनाया साल में। मैंने आपको एक बात बताई थी कल भी कि जो टैक्स पे करते हैं हम वो पिछले साल की इनकम पे होता है, तो वो कैश में पे किया जाता है। लेकिन जो प्रोविजन हम बनाते हैं वो हम इस साल का बना रहे हैं, करंट ईयर का बना रहे हैं, वो हमने कैश में पे नहीं किया है। सिर्फ हमने प्रोविजन बनाया कि इतना पैसा अलग रख दिया कि हमने इसमें से टैक्स देना है, तो दिया तो नहीं है अभी। तो जो टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर है वो इसमें ऐड हो जाता है, add tax provided during the year। तो ये कितना दिया हुआ था मुझे 50,000। तो मेरे नेट प्रॉफिट जो हैं वो कितने आ गए बिफोर टैक्स 1,50,000। ये जो मैंने टैक्स पे किया 20,000 का, ये मेरा यहाँ पर जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे, उसमें सबसे लास्ट में हम करते हैं टैक्स पेड। तो टैक्स यहाँ पर पे कर देंगे हम, कितना हमने टैक्स पे किया है 20,000 का। अगर इस क्वेश्चन में हमें ना तो ये दिया होता और ना ही ये दिया होता, तो सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अगर दिया होता तो हम क्या करते? जो ओपनिंग बैलेंस है 30,000, ये हमारा आ जाता टैक्स पेड, और जो क्लोजिंग बैलेंस है ये हमारा आ जाता प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट में किया था, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है पिछले साल का है, ये हम पे कर देंगे, और इस साल का हम प्रोवाइड करते हैं, इसका हम प्रोविजन बना देंगे। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. अब इस अकाउंट से दो चीजें निकली, एक तो टैक्स पेड और एक प्रोविजन। प्रोविजन कहाँ चला गया? यहाँ ऐड हो गया। और पेड कहाँ चला गया? ऑपरेटिंग में प्रॉफिट्स में से माइनस हो गया। ये वाली एडजस्टमेंट क्लियर है सबको? Yes, ma'am. हाँ जी बोलिए। Yes, ma'am. Clear. ओके अब इसके बाद हमने शेयर कैपिटल और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बाद थर्ड आइटम हमें बैलेंस शीट में दे रखी है, दैट इज डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स हमें दिए हुए हैं कितने? 5 लाख के और 1,40,000 के। तो कितने से बढ़ गए? 3,60,000 से बढ़ गए। तीनों में से कौन सी एक्टिविटी में आएंगे डिबेंचर्स? Financing. फाइनेंसिंग। तो हम यहाँ लिख देंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स, दैट इज 3,60,000। देन नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स 30,000 थी और 20,000 की रह गई, हमने 10,000 का लोन पे कर दिया। लोन पे कर दिया वो भी फाइनेंस में आ जाएगा। हम यहाँ पर लिख देंगे लोन पेड, माइनस हो जाएगा 10,000। ठीक है। देन आपको दिया हुआ है बोरिंग्स के बाद ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कहाँ पर जाते हैं? जब हम यहाँ पर नॉन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स, उसके बाद हमारी आती है एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वहां पे हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं, तो वहां पर हमने देखना है ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं 60,000 से 1 लाख, 40,000 से ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं। तो करंट लायबिलिटी बढ़ने से
कैश बढ़ता है या कम होता है? कम। करंट लायबिलिटी बढ़ने से, लोन लोगे किसी तरह का, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज। बढ़ेगा। तो ऐड करोगे आप इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ये आपके आ गए 40,000। देन आपको नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये हम कर चुके हैं। अब आप देखो जो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज की सारी आइटम्स आपकी हो गई। अब हम आते हैं असेट साइड में। असेट साइड में आपको दिया हुआ है नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स दे रखी हैं 16 लाख की और 9 लाख की, और इसकी नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे हैं, जिसमें नीचे दिया हुआ है यहाँ पर कि जो प्लांट एंड मशीनरी था वो 17,60,000 और 10 लाख, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये दिया हुआ है। पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 50,000, accumulated depreciation thereon 20,000 was sold for 18,000। तो जब भी आपको accumulated depreciation दिया हो बैलेंस शीट में, तो हम प्लांट एंड मशीनरी का और accumulated depreciation का अकाउंट बनाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट ग्रॉस वैल्यू पर बनता है डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है हमारा 10 लाख, बाय बैलेंस कैरिड डाउन हमारे पास बैलेंस है 17,60,000। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन का कितना दिया हुआ है 1 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 1,60,000। अब हमने एडजस्टमेंट करनी है। पार्ट ऑफ मशीनरी जिसकी कॉस्ट 50,000 थी, जिसके ऊपर 20,000 का डेप्रिसिएशन था, वो हमने 18,000 में बेच दी। तो बाय कैश 18,000 की मशीनरी बेच दी। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा था 20,000। अब देखो हमारी असेट थी 50,000 की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा 20,000, तो उसकी रिटन डाउन वैल्यू रह गई 30,000। 30,000 वाला मैंने 18,000 में बेच दिया, तो मेरे को लॉस कितना हो गया, 12,000 का लॉस हो गया। तो 12,000 का लॉस आई विल राइट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 12,000। अब इसको मैं क्लोज कर दूंगी, तो इसको क्लोज करने से मेरे पास परचेज निकल आएगी टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ मशीनरी बैलेंसिंग फिगर, और ये कितनी निकल रही है मेरे पास, इट इज 8,10,000। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। अब ये जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपने बनाया है, इसमें से आप देखिए कि आपकी 8,10,000 की परचेज आई है, ये कहाँ जाएगी? इन्वेस्टिंग में। यस, इन्वेस्टिंग में। तो आप यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, आपने खरीदी 8,10,000। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस तो यहाँ आ गए, मशीनरी की परचेज यहाँ आ गई। अब इन तीनों पर आते हैं। इन तीनों में सेल है 18,000 की मशीनरी की, सेल भी यहीं आ जाएगी, परचेज माइनस होनी है और सेल से कैश आएगा। सेल ऑफ मशीनरी 18,000 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर हमने लॉस लिया था 12,000 का, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये नॉन कैश आइटम में आपका ऐड हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दैट इज 12,000। समझ में आया कि नहीं? यस मैम। ओके, अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। ये जो 20,000 का डेप्रिसिएशन था, ये इधर आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000, 160 एंड 20 टोटल हो गया 180। इसमें से 1 लाख का बैलेंस इधर है, तो इस साल का मेरा डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड कितना आ जाएगा, 180 माइनस 10 दैट कम्स टू 80,000। 1 लाख माइनस किया तो ये आ गया 80,000। तो डेप्रिसिएशन इसमें नॉन कैश आइटम्स में ऐड हो जाएगा मेरा 80,000। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस।
Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब फिक्स्ड एसेट्स के बाद मुझे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गुडविल। गुडविल थी मेरी 2 लाख की और हो गई 1,40,000 की। तो आई विल राइट हियर गुडविल रिटर्न ऑफ 60,000 की गुडविल रिटर्न ऑफ आ गई मेरे पास। गुडविल रिटर्न ऑफ के बाद नेक्स्ट मुझे दिया हुआ है स्टॉक, जो कि 2 लाख से हो रहा है 2.5 लाख। अब 2.5 लाख का मतलब हो गया मैंने स्टॉक खरीदा। स्टॉक खरीदेंगे तो कैश क्या होगा, Decrease. कम हो जाएगा। इंक्रीज इन स्टॉक कितना था हमारे पास, 50,000, ये इसमें से माइनस कर देंगे। देन मुझे दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख से हो गए 5 लाख, बढ़ गए 2 लाख के। तो ट्रेड रिसीवेबल बढ़े हैं, इसका मतलब कैश कम हो गया। तो कैश कम हो गया तो माइनस कर देंगे लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, दैट कम्स टू 2 लाख। अब बैलेंस शीट में क्या बचा, कैश हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। नाउ कम टू द एडजस्टमेंट्स के कुछ बचा है। तो एडजस्टमेंट में हमने पहली एडजस्टमेंट भी कर ली, उसके बाद हमने दूसरी भी कर ली। बची कौन सी, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स हम कहाँ लिखते हैं, डिबेंचर्स हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मैंने आपको बताया था जहां हमने फाइनेंस लिखना है वहीं पे उसका इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड सब लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, दैट इज 50,000, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब एडजस्टमेंट में है तो 2 जगह जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे आप। जहां पर फाइनेंसिंग से रिलेटेड मेरे पास कैश आया कि मैंने डिबेंचर्स से लोन लिया, मैंने कैपिटल से पैसा लिया, मैंने लोन पे किया तो मैंने यहाँ लिख दिया, और मैंने इंटरेस्ट पे किया तो भी यहाँ लिख दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट कैश ट्रांजैक्शंस। तो मैंने कैश यहाँ पे कम कर दिया है ऑलरेडी कि मैंने 50,000 का इंटरेस्ट कम किया। लेकिन जब मैंने P&L बनाया होगा तो इस इंटरेस्ट से मेरे प्रॉफिट्स भी 50,000 से कम हो गए होंगे, हाँ या ना। यस Yes, ma'am. तो जब 50,000 से आपके प्रॉफिट्स ऑलरेडी कम हो गए हैं, यहाँ हम तो सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं, हम यहाँ प्रॉफिट्स की बात तो कर नहीं रहे, तो मुझे ये 50,000 वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ये 50,000 मेरा कहाँ पर ऐड होगा, जहाँ पर मैं नॉन कैश आइटम्स ऐड कर रही थी, गुडविल रिटर्न ऑफ, वहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो ये आ गया मेरे पास 50,000। अब मेरी सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। यहाँ से जो मेरे पास आया उसको मैं ऐड और लेस करके लिख दूंगी बाहर। तो ये मेरे पास आ रहा है 1,22,000। इन दोनों आइटम्स का टोटल मेरे पास आ रहा है 7,92,000, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव था। और इन तीनों का मेरे पास आ रहा है 7 लाख। और अब जब मैं इसको एडजस्ट करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 30, ये ऑलरेडी मेरे पास है 60, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 90,000। हाँ जी, समझ में आया? Yes, ma'am. Any questions?